नमस्कार, मैं हूं पलक रघुवंशी और हमारी खास पेशकश भविष्य की बात में आप सभी का स्वागत है। हम में से शायद ही ऐसा कोई हो जो अपने भविष्य के बारे में ना जानना चाहता हो। और ऐसे में फिर बात शुरू हो जाती है ज्योतिष शास्त्र की। ग्रहों की चाल कैसे आपके भविष्य को प्रभावित करती है और कौन सा ग्रह आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है, किस ग्रह की मौजूदगी आपको परेशानी में डाल सकती है। और ज्योतिष के बारे में ऐसे कई सवाल है जो हम सभी जानना चाहते हैं। हम इस खास पेशकश में ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर आए हैं जिनके जवाब देंगे जाने माने ज्योतिष खाटू श्याम ज्योतिष धाम दुर्ग के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित एस.के. शास्त्री जी महाराज। आपका स्वागत है पंडित जी बंसल न्यूज पर। जय श्री श्याम। मैं बंसल न्यूज में आज आपके सामने उपस्थित हूँ। बताइए मैम, आज मेरे लिए क्या सवाल? बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, सबसे पहले तो बता सकूं कि ज्योतिष के माध्यम से जी सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, जो कहा जाता है आमतौर पर सनातन धर्म में कि कुंडली बनाई जाती है, तो कुंडली आखिर में जरूरी क्यों होती है, ये विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाइए। देखो, इससे पहले एपिसोड में भी मैंने कुंडली के कई वर्ष वर्णन किए हैं। मैं आज फिर से आपको बता दूं कि कुंडली एक हमारा वो भविष्य है जो तय करता है कि हमें किस क्षेत्र में किस कार्य में सफलता मिलेगी। हमारा भविष्य उज्जवल कब और कहाँ पे तय किया जाएगा, किस समय के उपरांत हमें किस चीज़ का वर्ण मिलेगा और क्या चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के लिए आज सभी लोग इस जिज्ञासा को रखते हुए कुंडली विश्लेषण का महाराज आचार्य शास्त्री के पास वर्ण करते हैं। और मैं भी आपको बता दूं कि कुंडली हमारा वो एक रहस्य है जो हमारा भविष्य तय कर सकता है कि हम किस क्षेत्र में क्या करें, किस समय पे क्या करना चाहिए और हम क्या बन सकते हैं। उससे हम अपने बच्चों का कैरियर चुन सके कि इसको इस क्षेत्र में लेके जाया जाए और वो अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता वहाँ दिखा के अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपना जीवन भविष्य उज्जवल बनाए। इसीलिए ज्योतिष के पास कुंडली दिखाया जाता है और भविष्य जानने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है, जिसको आज आप लोग भी मान रहे हो और हम भी मान रहे हैं। बिल्कुल पंडित जी, सही कहा। और ज्योतिष हमारे जीवन में महत्व होता है, ये तो हमने हमारे बूढ़े बुजुर्गों से भी सुना है। लेकिन एक बार आप भी बताइए कि इसका महत्व असल में जीवन में क्या होता है। देखो, हमें सबको पता है कि हर बच्चे में कंपटीशन का हिसाब रहता है। जब से जन्म लेने के बाद माता पिता के पास हम जन्म ले रहे हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों का भविष्य बनाना माता पिता की जिम्मेदारी है। पर उसका क्या तय करना है, वो किस क्षेत्र में जाएगा, क्या बनेगा, क्या उसका भविष्य बन पाएगा, ये तो माता पिता तय करेंगे। और यदि माता पिता के पास एक ऐसा शास्त्र होगा जिससे वो तय कर सके कि इस बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, सॉफ्टवेयर या व्यापारी या खेल कूद में किसी क्षेत्र में लेके जाना, तो वो हमारी कुंडली तय करेगी और वो भविष्य जो ईश्वर ने लिखा है वो उसके माध्यम से पढ़ के बताएगा कि हमें इस बालक को या बालिका को उस क्षेत्र में लेके जाना चाहिए जिससे हर माता पिता के लिए वो सपना साकार कर सके जिसके लिए वो जाना जाता है। क्योंकि माता पिता के लिए तीनों बच्चे एक समान हैं और उसी लिए हम भविष्य की तय करते हैं। यदि हमने 18 साल की उम्र में उसकी लाइनअप चेंज करने की कोशिश की या एजुकेशन चेंज करना या उसका भविष्य तय करने की सोचते हैं तो वो संभव नहीं है। इसीलिए कैरियर से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो हम उस कुंडली के माध्यम से जान पाते हैं और बता सकते हैं कि इसको इस क्षेत्र में जाना चाहिए, इसमें इसकी सफलता मिलेगी, ये इसकी स्टडी रहेगी, ये विदेश यात्रा में पड़ेगा या यहाँ पड़ेगा, इसकी कुंडली में कौन सा योग बना हुआ है, किस योग से किस ग्रहों से इसको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हस्तरेखा या कुंडली दिखाई जाती है जिसके माध्यम से भविष्य तय होता है। आज हमें यदि कुदरत के ऊपर किसी प्रकार की अनहोनी होना या फिर वैज्ञानिक भी कई चीज़ों का मर्ज करते तो वो भी एक अनुमान लगाते हैं। जैसे प्रगति के साथ बाढ़ आना या कहीं भूकंप आना या दुर्घटना होना, ये भी तो एक वैज्ञानिक अपनी परंपरा से बताते हैं, वो भी तो एक विज्ञान कुंडली ही है। पर कहते हैं उसी तरह यदि हम वो चीज़ें
अपने साइंस के द्वारा जान सकते हैं, तो हम उस कुंडली साइंस के द्वारा हम ये भी जान सकते हैं कि इस बच्चे का भविष्य क्या है, ये क्या बनेगा। कंपटीशन में तो हर बच्चा खड़ा होता है, कोई जीतता है हारता है। हारने वाले को भी आश्वासन देते हैं, जीतने वाले को भी देते हैं। जीतने वाले को बधाई के पात्र पे दे देते हैं और हारने वाले को ये कहते हैं कि तुम और मेहनत करो। वो मेहनत कहाँ से करेंगे, वो लगन कहाँ से आएगी। वो उस कुंडली में जो लेख ईश्वर ने लिखा है, जिसको पढ़ के को बताएगा, तभी तो उस योग्यता में जा पाएंगे। माता पिता जन्म देने के बाद बच्चे को सब कुछ सिखाते हैं, उसके बाद उसके पैरों पे खड़ा भी होने सिखाते हैं, उसको वाणी सरस्वती का वास भी सिखाते हैं, मधुरता भी सीखता है, कठोरता भी सीखता है, पर उसके बाद तय करते हैं कि ये बच्चा क्या बनेगा। तो वैसे ही हमारी कुंडली तय करती है और वो भविष्य बताने वाले ज्योतिष या आचार्य या कुंडली बताती है कि हम किस क्षेत्र में जाए और कहाँ से हमारा मार्गदर्शन बनेगा और हम कहाँ तक सफल हो पाएंगे। ये सब उस कुंडली के अंदर ही तय होता है, जो हमें एक शास्त्री के द्वारा बताया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कुंडली दिखाना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समय सीमा पे किया हुआ कार्य हमारे लिए वरदान। जैसे समय सीमा पे हमने एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो हमें बार बार भटकना नहीं पड़ता, किसी के आगे हाथ झोली फैलाना नहीं पड़ता। तो वैसा ये तय कैसे होगा, ये उस कुंडली से तय होगा कि हमारे सामने अभी मार्ग बहुत से हैं। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, बहुत से मार्ग हैं। व्यापारी बनना है, किसान बनना है, बहुत से मार्ग हैं। किस मार्ग को चुनोगे? ये हर बच्चा ताकतवर नहीं है, हर बच्चा कमज़ोर नहीं है, हर बच्चा बुद्धिहीन नहीं है, नहीं तो हर बच्चा चतुर नहीं है, पर उसकी चतुराई, उसका ज्ञान, उसकी योग्यता हमें परखने के लिए कुंडली दिखाना पड़ेगा। उससे हम जानेंगे कि हमारे ईश्वर ने हमारा भविष्य क्या लिखा है। हर इंसान कंपटीशन में चल रहा है, सबकी ये सोचना है कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने। तो जैसे सभी कलेक्टर बनेंगे तो कैसे पार पड़ेगा, भविष्य कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा, जग में कैसे कल्याण होंगे। तो हर पंडित नहीं बन सकता और हर चीज़ वो नहीं कर सकते, और ये सब पे लागू है। आज कई प्रकार के हमें ज्योतिष के उपाय मिलते हैं, कई विद्वान अलग अलग तरीके से इसका गुणगान वर्णन कर रहे हैं। कोई न्यूमरोलॉजी के द्वारा कर रहा है, कोई अंक ज्योतिष के द्वारा कर रहा है, कोई वास्तुशास्त्र के द्वारा कर रहा है, कोई कर्म कांड के द्वारा। अब ये सब सत्य है, तभी तो हम इनके पास जा रहे हैं और ये इन चीज़ों की पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमें पता है कि हम नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, हमें उससे कुछ बन सकते हैं, तभी तो हम उसकी तरफ भाग रहे हैं। यदि कोई मेडिकल साइंस पढ़ रहा है, वो डॉक्टर बन सकता है, तभी उसकी तरफ पढ़ रहे हैं। हम एक कॉम्पिटिशन जा रहे, तो आज उस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि उसके माध्यम से बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत कुछ सत्य हो रहा है। यदि ज्योतिष सत्य ना होता तो आज के टाइम पे AI, जिसको आप सॉफ्टवेयर कह रहे हो, वो भी एक ज्योतिष को लेके आना चाह रहा है। सत्य है तो कुंडली वखां ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका ज्ञान होना सबसे बड़ी ज़रूरी है। और यदि इसके द्वारा ही हमारा भविष्य तय हो सकता है, तभी आज को बहुत से सॉफ्टवेयर इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये हमें बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा पंडित जी। बेहतर जीवन के लिए कुंडली होना तो बहुत जरूरी है, वो तो समझ आया। पर ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष में ग्रहों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर किसी कुंडली में ग्रहों का चलन खराब है या किसी गलत तरह के ग्रह पड़े हैं तो इंसान का जीवन मुश्किल हो सकता है। तो कितना जरूरी वो होता है, कितना प्रभाव कोई भी ग्रह किसी भी कुंडली पर डाल सकता है? जी बिल्कुल सत्य है। कहते हैं कि सत्य के साथ झूठ भी और झूठ के साथ सत्य भी। बिल्कुल। कहते हैं कुछ ग्रह हमारे अच्छे हैं तो कुछ ग्रह हमारे बुरे भी हैं, जी। पर वो हमें सब मार्ग में सही मार्ग पे चुनने के लिए दिए गए हैं, ना कि ऐसा नहीं है कि वो पाप करे हैं। मैंने कई सी कुंडली ऐसी देखी है जिनमें शनि खराब होता है। हम सब लोग कहते हैं शनि खराब है, राहु केतु खराब है, पर कईयों की राजयोग कुंडली राहु केतु शनि बना रहा है, क्योंकि शनि न्याय का मालिक है। आज हम सूर्य को लक कह देते हैं, सूर्य भाग्य है। कहते हैं किस्मत में लिखा है, लक साथ दिया तो हमको मंजिल को प्राप्त कर जाते हैं। बुद्ध बुद्धि का विकास है। कहते हैं सरस्वती हमने मीठा बोला तो उससे हम वाणी को प्राप्त कर जाते हैं।
कई बार इतनी मधुरता और कई बार लक भी साथ नहीं देता, वहाँ शनि का साथ होना भी जरूरी है, क्योंकि शनि परिश्रम का फल है। वो हमारे ग्रहों को तोल मोल रहा है कि हमें क्या किस समय पे करना चाहिए। तभी तो कहा जाता है समय सबसे बड़ा बलवान है, और ये हमारे 9 ग्रह ही तय करते हैं कि हमारे जीवन में कौन से ग्रह किस समय पे अच्छा होगा और कौन सा ग्रह बुरा होगा। मैं आपको बता दूं कि 4 ग्रह को शुभ माना जाता है, सूर्य, बुध, गुरु और मंगल। कहते हैं मंगल जो है भूमि, जमीन, जायदाद, नौकरी, विवाह का प्रतीक माना जाता है। गुरु जो है गृहस्थी जीवन, जैसे माता पिता के साथ अच्छे संबंध होना, पत्नी के साथ अच्छे संबंध रहना, संतान का सुख प्राप्त होना, संतान का अच्छे से पालनहार करना। बुद्ध बुद्धि का विकास, कहते हैं कि हम कई बार कहते हैं कि ये वाणी से बहुत मीठे बोलते हैं, इन्होंने अपनी वाणी से दिल जीत लिया, तो वो बुद्ध का काम है। कई बार 99% होने के बाद भी हम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते, और हर दिन 90 वाला प्राप्त कर जाता है, वो सूर्य होता है, तभी कहा जाता है लक। इसी तरह हमारे 3 ग्रहों को, राहु, केतु, शनि को गलत माना जाता है। पर मैं आपको फिर बता दूं कि शनि की हम सभी पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा एक बार कभी करे ना करे, बुध की पूजा करे ना करे, मंगल की पूजा करे ना करे, गुरु की पूजा करे ना करे, क्योंकि इनके लिए हमारे पास माता पिता भी है, बहन भाई भी है, कुटुंब कबीला भी है, संतान भी है, जो आपकी जगह पूजाएं कर सकता है। पर यदि शनि, राहु, केतु किसी पे आता है तो उसको स्वयं को ही अपना उपाय, पूजा पाठ करवानी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि इन 9 ग्रहों में वो शक्तियाँ हैं जो हमारा भविष्य बदल भी सकती है और बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसीलिए इन 9 ग्रहों में हमारा जीवन छुपा हुआ है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। यदि हम अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी वाणी पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने नेत्रों से हजारों लोगों को देखते हैं, पर सभी की देखने की जिज्ञासाएं अलग अलग है। बहन को भी इसी से देखा जाता है, भाई को भी इसी से देखा जाता है, पत्नी को भी इसी से देखा जाता है, संतान को भी इसी, पर सबका स्नेह प्रेम अलग है। इसी तरह 9 ग्रहों का सबका कार्य अलग अलग है, और वो अपने जीवन में सदैव चलते रहते हैं और हमें तय करवाते हैं कि हमारा भविष्य किस दिशा में जा रहा है। यदि गलत दिशा में जा रहा है तो शनि, राहु, केतु को हमारे मार्ग में खड़े करते हैं, जिससे हम संकट झेलते हैं, उसलिए उसकी पूजा करवाते हैं, फिर मार्ग में आते हैं। और यदि सही मार्ग पे चल रहे हैं और आक्रोश और क्रोध में जा रहे हैं तो भी हमें सावधान करता है कि तुम उचित जगह पे न जाके तुम अहंकार और बुद्धि बल को नष्ट करने में जा रहे हो। ये सभी काम ग्रहों के हैं जो अपने सही तरीके से करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कुंडली में 9 ग्रहों का सबसे बड़ा प्रभाव है। पंडित जी, मैंने कई बार सुना है कि कुंडली में कहा जाता है कि किसी युवक का या किसी युवती का, किसी भी व्यक्ति का मंगल भारी है, या वो मांगलिक है, या कालसर्प दोष बता देते हैं कई लोग। तो उस मांगलिक होने का क्या तात्पर्य होता है? शादी में किस तरह की विधि विधान होते हैं फिर, और कालसर्प दोष का क्या असर किसी भी कुंडली पर पड़ सकता है? पहले मैं आपसे मांगलिक दोष की बात करता हूँ। मांगलिक, मंगल दोष, आंशिक मंगल, ये 3 प्रकार के। यदि किसी की कुंडली संपूर्ण मंगलिक है तो उसका विवाह मंगलिक के साथ ही करना चाहिए। पर यदि हम ये सोचते हैं कि मंगलिक की पूजा करवा ले और फिर बगैर मंगलिक के साथ शादी कर ले, तो ये इसका तोड़ नहीं है। ये आ बेल मुझे मार वाला अपने आप में खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। मंगल 27 साल की उम्र में अपने आप अपनी ग्रहों की जो उच्च कोटि डिग्री है उनको छोड़ता है, नम्र होता है, और उस समय हमें परिणाम भी देता है और हमें अनुमति भी देता है कि हम वैवाहिक जीवन में सुख मंगल हो सके और मंगलिक से बचा जा सके। कई लोग उज्जैन, नासिक, तिरुपति बालाजी मंगलनाथ में मंगल की पूजा करवाते हैं, मंगलिक की। आप मंगल दोष की पूजा करवा सकते हो, मंगल ग्रह की पूजा करवा सकते हो। मंगल ग्रह आपका भारी है तो उसका उच्च नीति के लिए हम उसकी पावर बढ़ाने के लिए या डाउन करने के लिए पूजा कर सकते हैं, पर मंगलिक को हटाया नहीं जा सकता। मंगलिक एक तरह का आपका
वो चीज़ है कि आपको सतर्क कर रहा है कि आपको किस दिशा में किस बालिका से शादी करनी चाहिए या किस बालिका को किस बालक से शादी करना चाहिए। वो आपकी योग्यता को, सहन शक्ति या आपको आपका बराबर का अधिकार देने का हकदार है कि नहीं। और यदि ये तालमेल सही नहीं होगा तो जाहिर सी या तो डिवोर्स होगा या मनमुटाव होगा या दोनों में से कोई एक अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या फिर और प्रकार के रास्ते हुए। इसीलिए वैवाहिक जीवन में, अपने जीवन में मंगल और मंगलिक का बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसी पे आज की टाइम पे बहुत सी टिप्पणियाँ भी हो रही है और मेरे पास इसके लिए बहुत से वर्ण भी आ रहे हैं। तो मैं यही बताता हूँ कि मंगलिक और मंगल से इतना घबराइए मत, बस उसका सही स्टिक ढूंढिए, इलाज ढूंढिए या 27 साल तक वेट कीजिए, आपको अपने आप राहत मिलेगी। कई बार हमारा बच्चा 24-25 साल में नौकरी प्राप्त कर लेता है तो हम जिज्ञासा प्राप्त कर लेते हैं कि जल्दी शादी कर ले। अब उसकी कुंडली मंगलिक है और मंगलिक में उसको पूरा प्रभाव दिखा रहा है, तो हमें 1.5 से 2 साल वेट करना पड़ेगा। हमें 27 साल तक वेट कीजिए, उसके बाद उसका रिश्ता कीजिए। ना तो आपके कोई रिश्ते में दरार आएगी, ना उनके मनमुटाव होगा, ना डिवोर्स के कागज बनेंगे और ना उन दोनों के बीच में कलेश होगा। तो थोड़ा सा समय का हमें वेट करना पड़ेगा। और यदि हम चाहें कि जो 27 साल की चीज़ हमें 20 साल में मिल जाए, वो संभव नहीं है। पंडित जी, तो कुछ मंगल को कालसर्प देखिए और दोष उसके के बारे बाद में भी उसके बताइए पंच कि वो किस तरह से असर डालता है किसी भी कुंडली पर। कालसर्प योग एक राजयोग कुंडली के अंदर मिलता है, पर कालसर्प योग 12 प्रकार के हैं। एक कालसर्प योग ऐसा भी है जो विवाह लेकर आता है, नामिक इंसान बना के रखता है, अच्छा। जिसमें राजयोग की अहम भूमिका होती है। एक कालसर्प योग ऐसा है जो इंसान को व्यर्थ और बेकार बनाता है। पर मैं आज ये बता दूं कि 99% कुंडली जिनकी बनी है और जिनमें कालसर्प योग है और जिनकी पूजा 12 से 14 वर्ष की आयु में रुद्राभिषेक, पिंड बलि, नारायण बलि, किसी भी पूजा के माध्यम से उसकी पूजा हो चुकी है, तो वो आज सर्वश्रेष्ठ योग्यताओं में खड़े हैं। हाँ, एक कालसर्प योग ऐसा भी है जो विवाह नहीं होने देता, पर उसकी ऊंचाइयाँ बहुत दूर तक जाती है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, कुछ और भी जाने मानी हस्तियाँ हैं जिनकी कुंडलियाँ कालसर्प योग है और वो राज भी कर रहे हैं। कालसर्प योग हमें हर क्षेत्र में राज करवाता है, ऐसा नहीं है। पर कालसर्प योग का निवारण कहते हैं कि हमने समय सीमा पे बोलना ही नहीं सीखा, समय सीमा पे पढ़ना ही नहीं सीखा, समय सीमा पे ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, तो फिर वो हम उज्जवल कहाँ से हुए। वो कुंडली में राजयोग हो, चाहे कालसर्प योग हो, चाहे अपने बड़े से बड़ा दृष्टिकोण का योग हो, जो हमें ऊंचाई पर पहुँचा रहा है। राजनीतिक में जाएंगे तब भी पहले हमें चुनाव लड़ना होगा, पहले सरपंची का, फिर पार्षद का, फिर एमएलए का, तब आगे बढ़ोगे। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो उम्र बीतती है, वो कालसर्प योग जिस प्रकार की दृष्टि का है, क्योंकि कालसर्प योग 12 प्रकार के, जिसमें से 7 कालसर्प योग उत्तम कोटि के हैं, जो हमारी ऊंचाइयाँ गांव, जिला, स्टेट, अंतर्राष्ट्रीय स्टेट एवं पूरे ब्रह्मांड में विख्यात कर सकता है। वैसे 5 कालसर्प योग ऐसे भी हैं जो हमारी बनी बनाई जिंदगी को उजाड़ भी सकते हैं। और ये इन चीज़ों को जानना है तो हमें कुंडली दिखानी ही पड़ेगी, और कुंडली दिखाएंगे तभी समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न ये था कि हमारे लिए कुंडली बहुत ज़रूरी क्यों है। इसी चीज़ों के लिए हमें कुंडली दिखाना बहुत ज़रूरी है। और कालसर्प योग हमारा वो भविष्य है जो हमें आज की टाइम पे हर बच्चों में कालसर्प योग मिलता है। पर एक चीज़ और है कि यदि सप्तम भाव जो होता है, यदि बालिका की कुंडली है तो पति घर बनता है, बालक की कुंडली है तो पत्नी घर बनता है। यदि वहाँ से कालसर्प योग बन रहा है तो वो सर्वश्रेष्ठ है कि विवाहिक के 5 सुख दिलाने के बाद, वो उसको तोड़ने के बाद उसको फिर उस चीज़ का संभव सुख प्राप्त करवाता है। और कई इंसान उस चीज़ को गलत लेके चलते हैं कि पहले तो इसने तरक्कियाँ बढ़ोतरियाँ तो बहुत की, पर 5 सुख नहीं मिल पाया। यदि वो 5 सुखों में लीन ही नहीं हुआ तो सुख कैसे हुआ।
पांचों सुखों में लीन हुआ उसके बाद मिला। इसलिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये 5 कालसर्प योग है वो उत्तम है। सातवां और छठा और सातवां मीडियम मध्यम, और उसके बाद के जो 5 कालसर्प योग है वो खराब है। बिल्कुल तो पंडित जी, कालसर्प योग मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कुल मिलाकर अगर काल सर्प दोष है या मांगलिक आप हो तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ बुरा उसमें नहीं है। इसी तरह कुंडली में ये भी कहा जाता है पंडित जी दोनों कि में ध्यान दीजिए। बिल्कुल ग्रहों का उच्च होना या नीच होना वो क्या दर्शाता है, और क्या उसको पूजा पाठ से ठीक किया जा सकता है, जी या उसके दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं? बिल्कुल होता है। हम अपने घर में वास्तु की सारी चीजें रखते हैं, माता पिता को भी हम नमन करते हैं, वो भी एक नमस्कार है। भगवान के आगे सिमरन करते हैं, वो भी एक नमस्कार है। उनके आगे शीश झुकाते हैं, वो भी एक नमस्कार है। पेड़ के ऊपर फल आने से वो भी झुक जाता है, नरम होता है। उसी तरह हमारी कुंडली में ग्रहों का उच्च होना और नीच होना लाजिम है, क्योंकि वो हमारे तालमेल को बनाता है। किस समय हमें क्या कार्य करना चाहिए, किस समय हमारी गाड़ी पर थोड़ा ब्रेक लगाना चाहिए, किस समय हमें सूझबूझ समझदारी लेनी चाहिए, किस समय हमें क्या कार्य करना चाहिए। इसलिए ग्रहों का उच्च होना और नीच होना और उनका उपाय पूजा पाठ अनुष्ठान से करवाना, वो हमारे लिए जिस मार्ग से हम भटक रहे हैं उस मार्ग पर लाइन पे आना। जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी को, ट्रेन को यदि रेड लाइट दिखाओगे तो वो स्टेशन पे नहीं आएगी, ग्रीन दिखाओगे तो पहुंचेगी। वैसे ही हम कई बार अपनी गतियों को इतनी स्पीड पकड़ लेते हैं कि वहाँ से हमें मार्ग चुनना और तय करना सही नहीं होता है। इसलिए ग्रहों का वो फेर बदल हमें वहाँ से वापस मोड़ के लाता है और उस मार्ग पे दिखाता है जहाँ पे हमारी मंजिल है। इसी के लिए कहा जाता है पगहरना बेलना बिना मान सम्मान, इंजन आए वेको सिंगल सरकार। ग्रह गोचर भी वही काम करते हैं, और यदि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तब उनकी पूजा करवाई जाती है। क्यों कि हम अपने दिमाग पे निरंतर नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे दिमाग पे, हम मनुष्य हैं, हम जानवर नहीं हैं। जानवर बोल नहीं सकता, मनुष्य बोल सकता है, पर हम अपनी जिज्ञासा को प्रकट करने की शक्ति रखते हैं। और उस प्रकट करने की शक्ति में हमें ईश्वर ने एक वरदान ये भी दिया है कि तुम गलती करोगे उस गलती को सुधारा भी जाएगा। जिस गलती को सुधारने के लिए हमें ग्रह गोचर हमारे पे विराजमान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है पंडित आज जी, ये मतलब भगवान अगर कुंडली बनाना उतनी ही जरूरी है, साथ में काम करना और कार्य पर ध्यान देना भी उतना जरूरी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। मैं श्री खाटू श्याम ज्योतिष ग्रुप से पंडित एस.के. शास्त्री, अब फिर मिलते हैं। जय श्री श्याम। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा, जिसमें कुंडली से जुड़ी कई अहम जानकारी आपको